हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेट, सी टेट, सुपर टेट। साथ ही साथ जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप खुद ही देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे दिखाए गए रखे गए हैं, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर पहला है, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें कहते हैं। तो कोई जगह शब्द है, उसके अंत में अगर छोटा आ है उसको हम बोलते हैं आक्रांत शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्ण माला में अयोग व वर्ण कौन से होते हैं। तो जो हमारा अंक और अ होता है उसको हम बोलते हैं अयोग व वर्ण बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अंक और अ हमारे क्या होते हैं, अयोग व वर्ण कहलाते हैं। हंस में लगा ऊपर वाला जो बिंदु होती है उसको क्या बोलते हैं। जो हंस के ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बिंदु लगी है छोटी सी, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, किस चिन्ह को क्या बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, एक हमारा अनुसार होता है, हमारा एक अनुनासिक होता है। तो आपका नीचे अनुनासिक भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 है, चाँद शब्द में लगा ये जो चंद्र बिंदु है, चिन्ह है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। अनुसार कैसे कहते हैं और अनुनासिक क्या होता है। तो जो बिंदु हमारा ऊपर होता है, सिंगल बिंदु हमारा अनुसार कहलाता है, जबकि जो चंद्र बिंदु होता है हमारा क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सभी को मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। तो जो वर्ड होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 6 है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं। तो जो ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत के जो के त्यों ले लिए जाते हैं, जो संस्कृत से ही निकल के आते हैं, उन शब्दों को हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जानते हैं आपको मालूम होगा, यानी कोई इसमें विकार नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं तत्सम। प्रश्न नंबर 7, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो जो कार्य का होने का बोध कराते हैं उन शब्द को बोलते हैं क्रिया। प्रश्न नंबर 8, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो जो भाषा का शुद्ध रूप से अगर ज्ञान की बात करते हैं तो हमें व्याकरण से होता है। प्रश्न नंबर 9, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो विशेषण होते हैं हमारे, जिन शब्द की विशेषता बोलते हैं बताते हैं, उसे हम बोलते हैं विशेष से। यहाँ पे एक मात्रा हटा दीजिएगा, विशेष से। प्रश्न नंबर 10, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है। तो जो हमारी संज्ञा होती है, संज्ञा के माध्यम से हिंदी में हम लिंग का निर्धारण करते हैं। प्रश्नों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 11, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम बोलते हैं धातु। प्रश्न नंबर 12, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। तो जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती विभक्तियाँ उनको बोलते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। प्रश्न नंबर 13, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं। तो हिंदी में आपको मालूम होगा कारक चिन्हों की संख्या होती है आपकी 8 कारक सब चिन्ह होते हैं। जबकि अगर हम यही संस्कृत में बात करें, संस्कृत भाषा में, तो यहाँ पे कारक जो चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, 7। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, इस प्रकार टोटल अधिकरण तक जा कर के हिंदी में आपके टोटल 8 होते हैं। और जो संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 14, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो उत्तर में लिखेंगे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है। पहला आपका दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका है भाववाचक संज्ञा, चौथा आपका है समूहवाचक संज्ञा, जबकि पांचवा आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपकी संज्ञा 5 प्रकार की होती है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 15, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं उसको हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं।
जैसे वह बहुत सुंदर है, बहुत यहाँ पे जो शब्द होगा वो प्रविशेषण कहलाएगा। सुंदर तो आपका विशेषण हो ही गया, पर बहुत अगर जब लग गया तो बहुत शब्द जो हो गया प्रविशेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो आपको मालूम होगा, सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन शब्द हैं? यह, वह, वे, उनका, इनका, उन्हें आदि। इनकी जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है? 11। ये जैसे कि यह, वह, वे, उनका, इनका, कैसे, ये सब मिलाकर टोटल आपके 11 होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है 6 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए सर्वनाम कितने होते हैं, सिर्फ प्रकार ना पूछे, सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको बताना है सर्वनाम 11 होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि यह है, वह है, वे है, उसका है, इनका है, इन्हें है, और आगे भी कुछ हैं। ये टोटल मिला के आपके टोटल 11 होते हैं। और प्रकार का पूछता है तो प्रकार 6 प्रकार का होता है, जो कि 6 प्रकार आपको यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो भेद की बात करते हैं या प्रकार की बात करता है तो आपको बताना है 6 प्रकार के। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। टोटल आपके कितने हो गए? 6 सर्वनाम हो गए। और सर्वनाम कितने होते हैं तो आपको 11 बताना है। प्रश्न नंबर 18 है, क्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे कि खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। इससे क्या हो रहा है कि किसी काम के होने का बोध हो रहा है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना क्या हो रहा है? खाया जा रहा है। हम हंस रहे हैं, हंसना कोई न कोई काम हो रहा है, रोना, बैठना, ये सब क्या हमारे हैं? क्रिया हैं। प्रश्न नंबर 19, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो हम अगर बात करते हैं क्रिया की, मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हैं? पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 20, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको ये तो मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है। काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टेंस। यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, पास्ट माने भूत और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। प्रश्न नंबर 21, जो बड़ा सा होता है व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो हम तालु से बोलते हैं इसको, जो हमारा बड़ा सा है वो कहाँ से बोलते हैं इसको हम तालु से बोलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 22, वाह वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो जो वाह वर्ड हमारा है हम इसको दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिला करके बोलते हैं वाह। अगर आप बोलेंगे वाह तो कहीं ना कहीं हमारे दांत भी मिल रहे होंगे, साथ ही साथ हमारा ओष्ठ भी मिल रहा होगा। यानी इसका दोनों का जो होगा वाह शब्द का स्थान जो दंत प्लस ओष्ठ दोनों है। प्रश्न नंबर 23, ढा का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो ढा हम कहाँ से बोलते हैं? बोल के देखिए तो आपकी कंठ से आवाज़ निकलती है, आपके गले के पास से आवाज़ निकलती है, तो आपका स्थान उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, का वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या है? जो अगर हम का वर्ड का उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? इसको हम कंठस्थ से बोलते हैं। तो आपको अगर हम याद करने का तरीका बता दें, जैसे कि का वर्ग, जो का वर्ग का आपका स्थान होता है जैसे कि KTM 2, ठीक है। के मतलब क्या होता है? कंठस्थ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंतोष्ठ होता है और ओष्ठ होता है, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, पा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। इस प्रकार से मिला के ता वर्ग होता है आपका। यानी कि इसके बाद आपका यहाँ पे आप लिख लेंगे पा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चा वर्ग हो जाएगा, फिर पा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो का के लिए क्या हो जाएगा? केटीएम यानी कि कंठ। ये जितने भी क ख ग घ अंग तक आपके होंगे ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? का आपके कंठ से बोले जाएंगे। छ छ ज ये सब क्या बोले जाएंगे? यहाँ तक आपके जो हो जाएंगे वो आपके तालु से बोले जाएंगे। प फ ब भ म ये किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से बोले जाएंगे, ठीक है। मूर्धन्य जिसको बोलेंगे। फिर ट ठ ड ढ न ये किससे बोले जाएंगे? दंतोष्ठ से हो जाएंगे।
उसके बाद ता था दा धा ना, आपके ओष्ठ से बोले जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। KTM 2 अपने काका काका से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपका हिंदी का व्यंजन जाता है वहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद उसके सामने आपको इतना लिख लेना है, थर के नीचे KTM 2, यानी किसका मतलब होता है कि कंठस्थ, इसका तालु, इसका मतलब मूर्धा, इसका मतलब दंतोष्ठ, और इसका मतलब ओ का मतलब यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, लास्ट वाला ओ रहेगा। वो सब हमारे ओठ से बोले जाएंगे। पर ज़्यादातर हमारा वहाँ से नहीं पूछा जाता है, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं जो अलग अलग आते हैं, जैसे कि यार अला वाला आपका गया, बड़ा सा हो गया, ये सब जो होते हैं ये अलग रहते हैं, इनका याद करना अनिवार्य होता है। जैसे कि छोटा बड़ा से लेकर के री तक, अंक आ तक जो होते हैं, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा जोर देना आपको, यहाँ पे ज़्यादा याद करना। ये सब ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि ये सब फंसा सकते हैं। वो तो सबको पता रहता है, सबको ट्रिक पता है KTM वाला, उसको कोई भी बता सकता है, अपने लिख करके बता सकता है। पर इसको ज़्यादा पूछा जाता है तो उसको जो किसी को नहीं याद आता उसको याद करिए, वहाँ से आपके नंबर अच्छे बनेंगे। प्रश्न नंबर 25 यहाँ पे पूछा गया है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें पूछा गया है जो वर्ग है हमारा क, द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ। द्वितीय कौन सा हो गया? ये आपका द्वितीय हो गया, ये आपका चतुर्थ हो गया। ठीक है, ये कौन से क्या कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं महाप्राण बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो हमारा होता है क्या होता है? उसको बोलते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण कौन से हो जाते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। अगर हमें महाप्राण की बात करता है तो दूसरा और चौथा हमारे महाप्राण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो किससे हम बोलते हैं? कंठ तालु। ठीक है, दोनों मिला करके कंठ के साथ साथ तालु से हम इसको बोलते हैं, नहीं कि इसको हम बोलते हैं कंठ तालु। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम में लास्ट का जब का समय होता है उसमें आप देख कर जा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप में आ सकता है। उसी प्रकार से आपका घा वाला आसानी से बता सकते हैं। घा का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो क, ख, ग, घ, घा में आता है। किस में आता है? पहले वाले में आ गया, तो इसमें की ऐसे होगा कि मतलब क्या होता है? कंठ होता है, तो आप कंठ को बता ले गए। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंच वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी हमने बताया अल्पप्राण के बारे में, यानी हमने क, ख, ग, घ अंग तक लिखा, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या कहलाते हैं आपके? ये सब आपके अल्पप्राण कहलाते हैं, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो कहलाते हैं वो आपके अल्पप्राण। जबकि दूसरा और चौथा जो होता है हमारा वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका महाप्राण। प्रश्न नंबर 29, मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के दो भेद कौन से हैं? तो अगर हम मात्रा के आधार पर बात करते हैं तो ह्रस्व और दीर्घ दो भेद होते हैं हिंदी स्वरों के। प्रश्न नंबर 30, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं, तो जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होती विभक्तियाँ उनको बोलते हैं हम संश्लिष्ट। प्रश्न नंबर 41, च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया गया है? जिनको हम तालव्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि KT यानी कि तालु या तालव्य, ये क्या बोले? तालव्य हो जाते हैं। तो जो च, छ, ज, झ आपके वर्ग के जितने भी आए ये सब किससे बोले जाते हैं? तालव्य से या तालु से। प्रश्न नंबर 42, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो हम अगर हम मुझे इस्तेमाल करते हैं तो हमारा किस में आता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 43, वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो धीरे धीरे आने का मतलब यहाँ पे क्रिया विशेषण कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको आ जाएगा क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 44, मानव शब्द में विशेषण बनेगा। तो अगर हम मानव शब्द का विशेषण बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा मानवीय। प्रश्न नंबर 45, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 36 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग
रूप क्या होता है? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो रूप है उसको हम बोलते हैं नेता। प्रश्न नंबर 37, उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है? तो जो उत्कर्ष का विशेषण होता है उसको बोलते हैं उत्कृष्ट। प्रश्न नंबर 38, काम का तत्सम रूप है? तो यानी कि हमने बोला जो तत्सम होता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, जो संस्कृत के वर्ड होते हैं जो कहते हैं वो उठा ले जाते हैं, तो काम का क्या हो जाएगा? कर्म है। ठीक है, काम हमारा एक तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 39 है, दूध का तत्सम रूप क्या है? दूध का यानी कि हम संस्कृत के वर्ड में क्या बोलते हैं? दुग्ध बोलते हैं, तो उसका दूध का तत्सम रूप हो जाएगा दुग्ध है। प्रश्न नंबर 40, प वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग पर होता है? तो हमने देखा था ट ठ ड न, उसके बाद प फ ब भ, टा के बाद आ गया ता आ गया, उसके बाद पा आ गया। पा में हमारा लास्ट वाला था के टी एम दो डी ओ दो आपका, यानी कि लास्ट में पावर आ गया तो वो मतलब क्या होगा? ओस्ट से। तो आपका जो पावर का जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा? कहाँ से होगा? वो सब ओट्स से बोलेंगे। और आप पा के जितने भी शब्द बोलेंगे कहीं ना कहीं दोनों आपके ओट्स जो होंगे मिलेंगे वहाँ पे, आप उससे भी बता सकेंगे। पा बोल के देखिए दोनों होठ क्या होंगे? मिल रहे होंगे। प्रश्न नंबर 31, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे द्विक्रमक क्रिया है। प्रश्न नंबर 32, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको मालूम है मुझे उत्तम सर्वनाम होता है। प्रश्न नंबर 33, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीय रिपीट हुआ क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 34, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या हो? पशु शब्द का विशेषण होता है पार्श्विक। प्रश्न नंबर 46, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद होता है। तो यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आप लिखना है आपको भाववाचक। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा अगर होता है तो अपना अलग होता है, संज्ञा में आ जाता है, पर यहाँ पे बुढ़ापा की बात कर रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। प्रश्न नंबर 47, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य का शब्द का विशेषण बताते हैं तो आलसी होता है। प्रश्न नंबर 48, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है निवृत्त। प्रश्न नंबर 49, अतरंग का विलोम शब्द होता है? अतरंग का विलोम शब्द आपका है बहिरंग। उसके बाद लास्ट प्रश्न है चैप्टर का, इस मतलब कि ग्रामर पोर्शन का 50वां, गुप्त का विलोम क्या होता है? तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट होना। तो आपने देखा था किस प्रकार से महाभारत में पांडव थे, उसके बाद प्रकट हुए थे 13 वर्ष के बाद, तो यहीं पर है गुप्त मतलब कि गुप्त रूप में चले जाना, उसके बाद लास्ट में प्रकट होना। तो आपका ये जो 50 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण जो सीरीज था कंप्लीट होता है, और आशा करते हैं इसमें कई भी आपके प्रश्न जो होंगे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और आसानी से उन प्रश्नों को आप कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।